गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 100, जो कि आज तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2023 और 27 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिसके कारण अपना आज 100वां एपिसोड चल रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लास को और भी अपने सभी दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं, तो मोटिवेशन कोड की ओर चलते हैं। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। यानी समय बहुत ही कठोर शिक्षक है, वह पहले क्या करता है, अपना इम्तहान लेता है और उसके बाद में हमारे को शिक्षा देता है। इसका मतलब ये है, यानी कठोर मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद में ही अपने को सफलता मिलती है, उसके बाद में अपने को शिक्षा मिलती है, अपना लक्ष्य बाद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे को कड़ी मेहनत और जानदार शानदार मेहनत करनी है, जिसके कारण आने वाले समय मंजिल अपने कदमों में झुक कर बोले कि ये तो तेरी ही सफलता का परिणाम है, ये तेरी ही मेहनत का परिणाम है, इसको तू ले ले, ग्रहण कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अभी पंजाब से। तो दोस्तों, ये क्या है कि अभी यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो ये है पंजाब से। तो ये किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया। ये सांस्कृतिक पुरस्कार है 2023 का। तो ये भी हाल ही में पंजाब को दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और अमूर्त धरोहर कौन कौन, अमूर्त जो धरोहर है वो कौन सी अभी हाल ही में घोषित हुई है? तो ये है गरबा, जो कि 15वें क्रम की भी हाल ही में घोषित हुई है। गरबा नृत्य को भी हाल ही में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। गरबा गुजरात का नृत्य है। और विश्व धरोहर की, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी 42वें नंबर की कौन सी साइट है? तो ये होयसैल मंदिर कर्नाटक का है। और 41वीं कौन सी साइट है? तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल वाली है, जो कि गुरु नानक विश्व वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है। और इसके अलावा हम देखते हैं जो क्रिएटिव सिटी के अंदर कौन कौन से शहर शामिल है। तो क्रिएटिव सिटी के अंदर 2 शहर अभी हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किए हैं। एक शहर है कोझिकोड केरल के अंदर, और दूसरा शहर है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है? तो ये भी हाल ही में कर दिया, JN1 को। किसको कर दिया? JN1 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के JN1 नए रूप को वेरिएंट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये क्या JN1 अपने भारत के अंदर केरल कर्नाटक में पहली बार मिला है। और कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट ये है। और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए किया है कि यहाँ पर 3 प्रकार के वेरिएंट है। मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। दोस्तों, JN1 भारत के अंदर केरल में पहली बार मिला है, ये नहीं कि विश्व के अंदर पहली बार मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं पूरे डिटेल में। तो अभी हाल ही में क्या है, कोविड-19 आने के बाद WHO ने सभी वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कर्सन, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में बांट दिया है। किसको बांट दिया है? इस कोरोना वायरस को आने के बाद में अभी हाल ही में WHO ने सभी वेरिएंट को किस किस में बांट दिया है? वेरिएंट ऑफ कर्सन, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में बांट दिया। जब कोई वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से किसी यानी कई देशों में फैल जाता है, तो उसके मूल जो स्ट्रेंथ है उसमें अलग अलग ज़्यादा परिणाम आने की आशंका हो जाती है, तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। और जब वेरिएंट ऑफ जो कर्षण है उससे तेज़ी से फैलने लगता है और गंभीर परिणाम आते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम चमका देता है, यानी बहुत ज़्यादा आते हैं उसके परिणाम, तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको कर्षण बोला जाता है। और ज़्यादा फैल रहा है तो उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। ये अभी हाल ही में WHO ने रिपोर्ट जारी कर दी है। और इसके अंदर क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है वो आपके सामने है। जैसे कि हाथों को साबुन से धोना है कम से कम 20 सेकेंड तक। और साबुन अगर नहीं है आपके पास तो पानी से धोना है। कम से कम 60% वाला एल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाइए, मास्क पहन कर जाइए, नाक मुंह पर अच्छी तरह मास्क ढक ले। और घर के बाहर किसी भी व्यक्ति से मिलने जाए तो 6 फीट की दूरी रखे, उसके साथ यानी शरीर उसके टच ना होने दे। जब संभव है तो खिड़की दरवाजे घर के बंद रखे, उनको भी वेंटिलेटर कर ले। और खांसी छींकने समय पर मुंह नाक इन सभी का आपको ध्यान रखना है कोने का। और इस्तेमाल ये आपके सामने उचित जानकारी है। तो इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय
दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के कानून को प्रतिस्थापित कर रहा है। दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 है ये संसद में पारित किया गया। प्रस्तुत करने वाले अश्विनी वैष्णु हो गए। और मंत्रालय कौन सा हो गया? तो IT मंत्रालय हो गया। प्रस्तुत करने वाले अश्विनी वैष्णु जी हो गए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 ने 138 साल पुराने कानून को अभी हाल ही में रिप्लेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने सम्मानित किया सुकर्ता पाल कुमार को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों एक सेकंड, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। हाँ, ये क्यों, जैसे कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 क्यों रिप्लेस किया है? तो दोस्तों अभी आपको दिख रहा है बहुत सी जगह हो रहा है कि यूट्यूब पर और भी बहुत जगह कि मोदी जी ने फर्जी सिम वाले के साथ में यानी उसको बंद कर दिया, फर्जी सिम नहीं चलेगी। तो इसके बारे में वही 3 सूचना आई है कि एक तो जो फर्जी सिम पर नकेल कसने के लिए ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को रिप्लेस किया गया। इसमें क्या है, अगर कोई फर्जी सिम चला रहा है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी और 50 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। 50 लाख का जुर्माना दिया जाएगा क्योंकि इसको एक साइबर अटैक माना जाता है और इस साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम आया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को अभी रिप्लेस किया गया है और नया है राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 ये आ गया। आपातकाल में मोबाइल सेवा नेटवर्क को बैन कर दिया जाएगा। आपातकाल है उसमें बैन कर दिया जाएगा। और OTT यानी वंस द टॉप प्लेटफॉर्म की सेवाएं टेलीकॉम से बाहर होगी। ये इसके अंदर 3 सूचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सुकर्ता पॉल कुमार को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। जो टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 का है ये छठे क्रम का है और ये दिया गया सुकर्ता पाल कुमार को। क्यों दिया गया? तो इनको दिया गया साल्ट एंड पेपर के लिए। 2018 में इसकी पुरस्कार की स्थापना हुई थी, टैगोर साहित्य पुरस्कार की। और ये ऑप्शन नंबर डी है, डेनियल बेरेनबोइम। कौन है? डेनियल बेरेनबोइम। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपको पता है कुछ दिनों पहले ही दिया गया था। इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डेनियल बेरेनबोइम को। तो इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ये आपके सामने मैथमेटिशियन जो कि रामानुजम, कौन है? रामनिवास रामानुजम। अच्छा दोस्तों, ये नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो मैथमेटिक्स डे है इसको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जो मिस्टर रामानुजम है इनका जन्मदिन आता है 22 दिसंबर को, इसलिए 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 22 दिसंबर 1987 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इराड तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और ये एक गणितज्ञ है जो कि यानी ये क्या हुआ था, इनको कॉलेज की डिग्री नहीं मिली थी और फिर इनको सेलेक्ट कर लिया गया। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर इनको ओनली फॉर मैथ ही आती थी, इसके अलावा पूरे अदर सब्जेक्ट में ये 0 थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनकी मैथमेटिक्स को देखते हुए इनको कॉलेज की डिग्री दी और विश्व में नंबर 1 पर मैथमेटिशियन रामानुजम आ चुके। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी कर दी है? तो ये अभी कर दी है स्मिशिंग के प्रति, अभी हाल ही में चेतावनी जारी कर दी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो स्मिशिंग है ये क्या है, इसका 2 प्रकार की SMS प्लस शिपिंग, ये 2 प्रकार से बना हुआ है, यानी इन दोनों से बना है। SMS प्लस शिपिंग से ये बना हुआ है। SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। और हिंदी में करें तो लघु संदेश सेवा। ये SMS की फुल फॉर्म हो गई। दोस्तों इसमें क्या है, आजकल बहुत प्रकार का साइबर अटैक हो रहा है जो कि आप देख सकते हो, यानी मैसेज के माध्यम से ये द अटैक सेंडिंग ए मैसेज, तो मैसेज के माध्यम से भी अटैक हो रहा है। दूसरी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से भी अटैक हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि कोई बैंक है या फिर ब्रांड है या फिर सरकारी एजेंसी है उसके माध्यम से अपने पास मैसेज आता है, यानी वो स्वयं नहीं करती है, जो साइबर अटैक करने वाले उनके नाम से अपने पास में SMS भेजते हैं और बोलते हैं कि आपके अकाउंट जो है बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा।
इस लिंक पर क्लिक करें और अपना वापस से पुनः चालू करें। और इनके पास टाइम भी कम रहता है, यानी बोलते तुरंत करें या तो 1 घंटे के बाद में बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते उस लिंक पर क्लिक कर देते और क्लिक करने के बाद में हमारा पूरा का पूरा खाता साफ हो जाता है। तो इस प्रकार के लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको। और ये क्या करती है, बैंक है, ब्रांड है, बढ़िया जो टॉप के ब्रांड है या फिर सरकारी एजेंसी के नाम का यूज करते हैं और फिर अपने से रुपये हड़प लेते हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और ये क्या एक साइबर अपराध है। तो अभी हाल ही में अपराध के रूप में चेतावनी जारी कर दी है स्मिशिंग के। तो आपके पास कोई एसएमएस आए, इंटरनेट से कोई अपने पास कोई लिंक आए तो उस पर ना क्लिक करें। और बार बार जो आरबीआई है उसके द्वारा आपको सूचना भी दी जाती है कि हमारे द्वारा कोई एसएमएस नहीं भेजा जाता है, कोई लिंक नहीं भेजा जाता है। आपको बैंक अकाउंट से कोई जानकारी लेनी है तो बैंक में जाइए। ये क्या है, इंटरनेट और कंप्यूटर का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है मालवेयर। ये मेलवेयर नहीं है, ये है मालवेयर। मालवेयर भी ये क्या करता है, ये भी हैकिंग का सॉफ्टवेयर है मालवेयर। और मालवेयर और एक और है, ये दोनों हैकिंग के दुर्भावना से बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया संजय सिंह को। अच्छा, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है दोस्तों, जो भारतीय कुश्ती महासंघ है IWF इंटरनेशनल वर्ल्ड, जो कि ये कुश्ती महासंघ है दोस्तों, इसकी स्थापना 1900 इसमें हुई है 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1967 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ की स्थापना हुई। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेड क्वार्टर वो है नई दिल्ली के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई है, हेड क्वार्टर है इसका। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय सिंह है। और किसको हराया, अनिता शोरन को भी हाल ही में संजय सिंह ने हरा दिया है। इसको रिप्लेस किया, ब्रजभूषण सिंह को रिप्लेस कर दिया। दोस्तों इसके अंदर क्या है, जो बबलू कुमार यूपी के वो कुश्ती सिंह के उपाध्यक्ष है और रियो ओलंपिक हुए थे। अभी क्या हुआ था कि जो अपनी साक्षी मलिक है, कौन है, साक्षी मलिक जो आपके सामने भारतीय पहलवान है, इन्होंने क्या कर दिया कि रियो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी 2016 के अंदर। ये क्या, ये 2016 के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आई थी। अच्छा, तब पूरे देश ने कहा था कि हमारे भारत की बेटियां बहुत बढ़िया है, ये मेडल लेकर आती है, सब ने इनको बधाई दी थी। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि अभी इनके साथ में कुछ यानी जो ब्रिजभूषण साहब हैं, जो कुश्ती संघ के पहले महाध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ रेप के मामले उनके सामने आ गए यहाँ पर। तो इनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई महिलाओं के साथ में और ये क्या किया, यह धरने पे उतर गया। और धरने पे उतर गई तो इनके साथ में ये पुलिस है, प्रशासन है, ये आप देख सकते हो, सरकार है, वो मानी नहीं। और किस प्रकार से इनकी हालत हो रही है आपके सामने। इनको घसीट घसीट कर वापस ले गया था, इनकी जो मांगे थी वो नहीं मानी गई थी और ब्रजभूषण को पद से नहीं हटाया गया था। और उसके बाद में अभी क्या हुआ है, अभी इन्होंने क्या कर दिया, टेबल पे ये अपने जूते रख दिए यहाँ पर। और जूते रख के इन्होंने बोल दिया है कि मैं अब कुश्ती नहीं खेलूंगी, यानी अंदर से ये टूट चुकी है, हार चुकी है। और उसके बाद में इनके साथ में कोई नहीं हुआ। और खिलाड़ी अपने जो बजरंग पूनिया है, इनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बहनों के लिए जो पद्मश्री था वो ही वापस लौटा दिया। इन्होंने पद्मश्री वापस लौटा दिया है। और क्या कहा कि मैं अपना पद्मश्री लौटा रहा हूँ बहनों की इज्जत के लिए। और ये फुटपाथ में प्रधानमंत्री भवन के सामने इन्होंने ये पद्मश्री लौटा के वापस आ गए। और सब ने इनसे रिक्वेस्ट की वापस ले लो, वापस ले लो, नहीं लिया। और अब क्या किया है, जो ब्रजभूषण था उसको भी वहाँ से हटा दिया गया। कहाँ से, कि बीजेपी पार्टी में शामिल थे और अभी उनको हटा दिया गया। ब्रजभूषण भी इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिए। तो अब इनका आगे क्या बयान आता है साक्षी मलिक का, बजरंग पूनिया का, वो बोलते हैं कि कमेटियाँ होने के बाद में ही हम करेंगे, क्योंकि ये सब राजनीतिक गेम है, इनके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को तो इतना ध्यान रखना। अभी ये हुआ था और नए जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है संजय सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। और इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और साक्षी मलिक के साथ में कुछ अत्याचार हुए हैं, जिसके कारण बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया है, फुटपाथ पर रख दिया प्रधानमंत्री भवन के सामने। और किस महिला खिलाड़ी ने जूते टेबल पर रख दिए, तो ये साक्षी मलिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये दिवस मनाया गया है 20 दिसंबर को। कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 20 दिसंबर को। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो SDG है उसको भी समाप्त करने के लिए, एकजुट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक दिवस और मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब का एक्ट है, ये 1952 का एक्ट है।
आयोग है NMC, ये आयोग हो गया। तो 18 दिसंबर को जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसने मिला है? तो ये अभी हाल ही में मिल चुका है। किसको? हार्दिक सिंह को मिल चुका है। कौन सा? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 वाला पुरुष वर्ग के अंदर हार्दिक सिंह को मिल चुका है। किसको मिल चुका है? हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में मिल चुका है। और महिला में किसको मिल चुका है? जेन वार्ड को मिल चुका है, वो नीदरलैंड की है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस महिला का क्या नाम है? इस महिला का नाम है जेन डे वार्ड। इस महिला का नाम है, जो कि महिला वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का इसे दिया गया। ये किसका? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। तो इसका मैं बता देता हूँ। FIH इसकी फुल फॉर्म होगी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? FIH की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, या आप ये समझ लेना, हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए। नया पेज पे लिख देता हूँ मैं ना। तो FIH, तो इसकी फुल फॉर्म होगी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। ये इसकी यानी फुल फॉर्म हो गई। हाँ, अब इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1924 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है लानोज, स्विस के अंदर। और इसकी जो महिला कोच है वो है सविता, जो कि भारत की है। इसकी कौन है? महिला कोच सविता है, वो भारत की है। और ये अभी हाल ही में जो पुरस्कार मिला है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का पुरुष वर्ग में तो हार्दिक सिंह को मिल चुका है, और महिला वर्ग के अंदर जेन वार्ड को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई? तो हाल ही में ये चिल्लई कला है अभी प्रारंभ हुई है। कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चिल्लई कला। ये 31 दिसंबर तक चलने वाला फेस्टिवल है। और कश्मीर के अंदर जब बर्फबारी होती है तब ये स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 31 दिसंबर तक चलता है। 40 दिन का ये कठोर सर्दी में आने वाले दिन है, उनके लिए ये 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। और 31 दिसंबर को ये समाप्त हो जाए। जो कड़ाकड़ी सर्दी पड़ती है और कठोर बर्फबारी होती है, उसके लिए यह उत्तर भारत में जो शीतलहर चलती है। और 31 दिसंबर के बाद में कौन सा आएगा? 20 दिन के लिए चिल्लई खुर्द आएगा। क्या आएगा? 31 दिसंबर के बाद में 20 दिन के लिए चिल्लई खुर्द आएगा। 20 दिन के लिए कौन सा आएगा? चिल्लई खुर्द आएगा। और ये जो है चिल्लई कला है, वो 40 दिन के लिए चलने वाला है। चिल्लई कला 40 दिन के लिए और चिल्लई खुर्द है 20 दिन के लिए। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा? 10 दिन के लिए चिल्लई बच्चा आएगा। जो चिल्लई खुर्द है, इसके बाद में 10 दिन के बाद में क्या आएगा? यानी 20 दिन तक चिल्लई खुर्द चलेगा। इसके बाद में 10 दिन क्या आएगा? 10 दिन चिल्लई बच्चा आएगा। क्या आएगा? चिल्लई बच्चा आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? चिल्लई बच्चा आएगा 10 दिन के लिए। ये आएगा चिल्लई बच्चा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लगा है।